हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम मजे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्री फैटी एसिड के बारे में। फ्री फैटी एसिड में 2 नंबर में पूछ सकता है अगर अलग से पूछे तो, या तो बाइल पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, शार्ट आंसर 5 नंबर में या 2 नंबर में। तो बाइल का फंक्शन अलग से पूछ सकता है, बाइल साल्ट का फंक्शन पूछ सकता है, कितना बनता है, कितना स्टोर होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना एक्सक्रीट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड और बाइल साल्ट कैसे बनता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड, देखो जो फ्री फैटी एसिड है इसे नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड भी कहते हैं। नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड भी कहा जाता है फ्री फैटी एसिड को। तो पहला ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फ्री फैटी एसिड को नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड भी कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ एल्बुमिन। कॉम्प्लेक्स विथ एल्बुमिन, ये एल्बुमिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये चीज़ें पहले ही आपको बताए थे कि एल्बुमिन का कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण ही, जब इसका हम वहाँ पर पढ़े थे इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो बताया था कि जो एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव की तरफ भागता है जल्दी फ्री फैटी एसिड, क्योंकि ये एल्बुमिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाए रखता है। तो कॉम्प्लेक्स होता है एल्बुमिन के साथ में। और लाइपोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड से बनता है फ्री फैटी एसिड। तो ये चीज़ लिख लेना, फाउंड बाय लाइपोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के लाइपोलिसिस से बनता है। और ट्राइग्लिसराइड का लाइपोलिसिस कहाँ पर होगा, एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू में आप लोगों को पहले ही पता है, क्या होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है। क्या होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है, जिसके कारण ट्राइग्लिसराइड टूट जाता है फ्री फैटी एसिड में। तो ये कुछ बातें हो गई फ्री फैटी एसिड की। अगर 60 2 नंबर का आता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बात हो गई। और ये जो फ्री फैटी एसिड है ये मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है या अनसैचुरेटेड भी हो सकता है फ्री फैटी एसिड। तो ये की बात हो गई, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और ये टिश्यू सेल में क्या करता है, इन टिश्यू सेल की बात करते हैं, टिश्यू सेल्स में बात करते हैं। तो टिश्यू सेल्स में फ्री फैटी एसिड प्लस एल्बुमिन का कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएट कर जाता है। एल्बुमिन जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है टिश्यू में। और ये बाइंड करता है ये बाइंड कर जाता है विथ फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, FATP, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड करता है। और इसका को ट्रांसपोर्ट होता है एंड को ट्रांसपोर्टेड विथ सोडियम के साथ में इसका को ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, उसके बाद में को ट्रांसपोर्ट होगा विथ सोडियम से। आज जब ये एंट्री कर गया सेल में, आफ्टर एंट्री इनटू द सेल, फ्री फैटी एसिड बाइंड करता है फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन से। तो ये चीज लिख लेना, आफ्टर एंट्री इन सेल फ्री फैटी एसिड बाइंड कर जाता है फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन से। फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर जाता है जब एंट्री करेगा सेल में। तो ये बात हो गया। अब जो हाफ लाइफ है इसका, टी हाफ अगर बात करें प्लाज्मा में, और कहाँ पे, प्लाज्मा में, तो इसका बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 1 to 2 मिनट होता है। 1 to 2 मिनट हाफ लाइफ होता है। और ये स्टारवेशन के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ड्यूरिंग स्टारवेशन 40 से 50%
40 से 50% जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो कहाँ से आती है? फ्री फैटी एसिड से। तो 40 to 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज मेट बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो फ्री फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन द्वारा 40 से 50% एनर्जी स्टार्वेशन के दौरान प्राप्त होती है। ये चीज़ हो गई। अब देखना, जब जो ब्लड लेवल जो होता है फ्री फैटी एसिड का, वो स्टार्वेशन के दौरान क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है स्टार्वेशन के दौरान। जबकि फेड स्टेट है, आप खाना खाए हैं तो लो होगा, अगर स्टार्वेशन है तो हाई होगा, और अगर डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज बेसल है, तो सुपर हाई होगा और ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ कुछ, और वो भी डायबिटीज मेलाइटस किस टाइप की है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, तो सुपर हाई होगा। खींच गया वीडियो तो नहीं, चलो ठीक है। तो ये बात हो गया फ्री फैटी एसिड के बारे में। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट एंड बाइल एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है? देखो, जो बाइल एसिड होता है उसका सिंथेसिस कहाँ से होता है? कोलेस्ट्रॉल पे होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 27 कार्बन का है, जबकि बाइल एसिड कितने कार्बन का होता है? 24 कार्बन का। यानी कि हमको 3 कार्बन निकालना होता है, तो 3 कार्बन निकाल देते हैं प्रोपियोनिक एसिड के रूप में। साथ में जो कुछ बाइल एसिड होते हैं, जैसे कि कोलिक एसिड, तो उसमें क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है 3, 7, 12 पोजीशन पे। वहीं पर जो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है उसमें 12 पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, केवल 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन करना होता है कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल का कंजुगेशन भी होता है ग्लाइसिन से या टॉरिन से। अगर ग्लाइसिन से कंजुगेशन होता है तो ग्लाइकोकोलिक एसिड बनता है, और टॉरिन से होता है तो टॉरोकोलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। और साथ में ध्यान दीजिएगा, अगर डीऑक्सीकोलिक एसिड यानी कि कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड कभी कहेंगे जब उस पर केवल 2 OH ग्रुप हों, और अगर कोलिक एसिड नामली कहेंगे जब 3 OH ग्रुप हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रीकर्सर होता है। क्यों चल नहीं रहा है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर फॉर स्टेरॉयडल कंपाउंड। जितने भी स्टेरॉयडल कंपाउंड हैं लगभग, उनका प्रीकर्सर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। चाहे वो बाइल एसिड हो, चाहे स्टेरॉयडल हार्मोन हो, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन हो, बाइल एसिड हो, या विटामिन डी हो, ये सब क्या है? स्टेरॉयडल कंपाउंड है। तो इनका प्रीकर्सर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल पता है कितने कार्बन का होता है? 27 कार्बन का, पढ़ा चुका हूँ, 27 कार्बन का होता है। जबकि बाइल एसिड कितने कार्बन का होता है? 24 कार्बन का होता है। तो हमको 27 से 24 कार्बन लाना है, 3 कार्बन हटाना है, तो प्रोपियोनिक एसिड को निकाल दिया जाता है और 3 OH ग्रुप जोड़ा जाता है। और इसमें ध्यान देना, जो OH होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अल्फा ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा ओरिएंटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ देम, ये बाइल एसिड की बात हो रही है। ऑल ऑफ देम हैव 7 OH अल्फा ओरिएंटेड। तो अल्फा ओरिएंटेड 7 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जितने भी बाइल एसिड होंगी उसमें, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं रिएक्शंस सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। तो 60 में कैसे आखिर स्टेप याद करेंगे? तो स्टेप्स कैसे होती हैं बाइल एसिड सिंथेसिस में? तो पहला स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोक्सिलेटेड होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, हाइड्रोक्सिलेटेड
लेटेड एट 3, 7, 12 पोजीशन। तो 3, 12 और 7 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा, इनकी OH ग्रुप लगेगा। किसी में 12th में नहीं लगता है, जैसे कि डिऑक्सीकोलिक एसिड यानी कि कीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड। उसके बाद में ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ 3 कार्बन, रिमूवल ऑफ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का रिमूवल होगा प्रोपियोनिक एसिड के रूप में। तीसरा क्या होगा, कंजुगेशन, कंजुगेशन विथ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन या टोरिन। तो टोरिन से होगा तो दूसरा कुछ बनेगा, और ग्लाइसिन से होगा तो ग्लाइकोकोलिक, टोरिन से होगा तो टोरोकोलिक। फिर उसके बाद में चौथा नंबर क्या होता है, चौथे पर क्या होता है, सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन इनटू इंटेस्टाइनल कैनाल। जब इंटेस्टाइनल कैनाल में सिक्रीट हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, डीकंजुगेशन होता है। क्या होता है, डीकंजुगेशन, डीकंजुगेशन होगा, और डीकंजुगेशन होगा और रिमूवल होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, रिमूवल ऑफ OH ग्रुप। तो OH ग्रुप का क्या होगा, डीकंजुगेशन एंड रिमूवल। ये कहाँ पर हो रहा है, इंटेस्टाइन में, इन इंटेस्टाइन। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। अब हम चलते हैं एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ने। तो इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन, हमको OH जोड़ना है, और इसके लिए एंजाइम आएगी, माइक्रोसोमल एंजाइम। एक माइक्रोसोमल एंजाइम होती है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि OH ग्रुप को ऐड करवाती है। तो पहला स्टेप हम पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग होता है। एंजाइम जो इसमें होती है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम है, माइक्रोसोमल एंजाइम है। दो प्रकार के एंजाइम पढ़ते हो, माइक्रोसोमल और लाइसोसोमल। तो माइक्रोसोमल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम है। ये क्या करेगी, एडिशन करवाएगी। ये माइक्रोसोमल एंजाइम है। ये देखो, ये बीटा ओरिएंटेड जो OH ग्रुप होता है C3 पोजीशन पे उसको अल्फा टाइप में चेंज कर देता है। एक एंजाइम होता है आइसोमरेज। तो ये ध्यान रखना, ये 7 पोजीशन पे लगवाएगा ये चीज। उसके बाद में जो C3 पोजीशन पे एट लिख देना, एट C3 बीटा जो ओरिएंटेड होता है, वो बीटा ओरिएंटेड OH चेंज इन अल्फा ओरिएंटेड बाई आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा चेंज हो जाता है। तो ये बात हुई। और जो थर्ड ये दो एच ग्रुप लग गया, एक 7 पोजीशन पे लग गया, एक 3rd पोजीशन पे लग गया, और एक जो थर्ड OH ग्रुप होता है, थर्ड OH ग्रुप कहाँ लगेगा, 12th में। तो थर्ड OH ग्रुप एडेड एट 12th पोजीशन। ये सब में नहीं होता है, इन कोलिक एसिड है, इन कोलिक एसिड। अभी यहाँ पर तो कोलिक ही एसिड बना है, अभी कंजुगेशन नहीं हुआ है, तो कोलिक एसिड में होता है। लेकिन वहीं पर अगर कीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड की बात करें तो उसमें यहाँ तक ही स्टेप होता है। तो ये कहाँ तक क्या होता है, कीनो डिकोलिक एसिड, कीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड। तो इसमें केवल 2 ही OH ग्रुप रहते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 OH ग्रुप ही लगते हैं, लेकिन थर्ड OH ग्रुप एडेड एट 12th पोजीशन इन कोलिक एसिड। ये बात हो गई। ये और जो रिंग बी होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो सभी एसिड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, रिंग बी रिड्यूसेस इन ऑल। जो रिंग बी होता है वो सभी में रिड्यूस होता है। ये बात हो गया फर्स्ट स्टेप के बारे में। दूसरा स्टेप चलते हैं हम। अभी इसको हम डायग्रामेटिक कुछ भी आपको समरी के रूप में समझा देंगे,
कि क्या बना कैसे बना, लेकिन आपको लिखना है ना एग्जाम में, तो आपको लिखना होगा। तो आप ऐसे नहीं जाके लिखाएंगे कि सीधे स्टेप लिख दिया तो आपको नंबर दे देगा, घंटा नंबर नहीं देगा, आपको लिखना भी पड़ता है। तो ये बात हो गई। अगला देखते हैं रिमूवल। दूसरा स्टेप है रिमूवल। रिमूवल क्या किसका होता है? प्रोपियोनिक एसिड का, प्रोपियोनिक एसिड का। ठीक है, तो प्रोपियोनिक एसिड का रिमूवल होता है, चाहे वो क्लोरिकोलिक हो या डिऑक्सीकोलिक एसिड। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप देखो आएगा फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट, मतलब वही कंजुगेशन हुआ। इसमें कंजुगेशन होता है, जैसे कि जो प्राइमरी, इसमें क्या होगा? ग्लाइसिन एंड आर टोरीन कंजुगेटेड हो जाती है। और ग्लाइसिन अगर कंजुगेट होगी तो क्या बनेगा? ग्लाइकोकोलिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लाइकोकोलिक। अभी हमारे पास कोलिक एसिड था तो ग्लाइसिन लग गया तो क्या होगा? ग्लाइकोकोलिक। अब हमारे पास में क्या था? टोरोकोलिक। भैया कोलिक एसिड था, इसमें अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? टोरोकोलिक हो जाएगा। टोरोकोलिक हो जाएगा क्योंकि टोरिन ऐड कर दिया, टोरोकोलिक हो जाएगा। अगर यहीं पर क्या है, अगर वो वाला चीज है कीनो डिऑक्सीकोलिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये बन जाएगा ग्लाइकोकिनो एसिड, या और ये क्या हो जाएगा? टोरोकिनो डिऑक्सीकोलिक एसिड। बस केवल आपको जैसे ऐड करते जाओ वैसे ही नाम बढ़ाते जाना है। तो ये बन गया यहाँ पे इस स्टेप में। लेकिन जो मेजर कंजुगेटेड बाइल एसिड होती है वो होती है ग्लाइकोकोलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, ये मेजर होती है। मेजर कौन होती है? ग्लाइकोकोलिक, मेजरली यही बनती है। तो मेजर की अगर बात करें तो क्या बताओगे? ग्लाइकोकोलिक एसिड मेजरली बनती है। तो इसके बारे में बात हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। और हाँ, यहीं पर एक चीज और हो जाता है, क्योंकि कंजुगेशन हुआ तो जो बाइल जो होगा वो एक्सिस्ट एज बाइल साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम के बाइल साल्ट की तरह ये एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि जो एसिड होगा, जैसे कि ग्लाइकोकोलिक एसिड है वो कंजुगेट हो गया सोडियम से, तो सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड हो गया। सोडियम या पोटेशियम टोरोकोलिक एसिड आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये बाइल साल्ट, जो बाइल होता है वो बाइल साल्ट के रूप में एग्जिट करता है सोडियम और पोटेशियम के साथ में। तो बाइल साल्ट तभी बनेगा सोडियम और पोटेशियम जुड़ेंगे, क्योंकि यही साल्ट बनवाएंगे। तो ये चीज़ हो गया थर्ड स्टेप। अगला देखते हैं। अब इसको समरी में ही समझा देंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? या कंजुगेशन हो गया, फिर उसके बाद अगला क्या था? इंटेस्टाइनल मुकोसा में सिक्रीशन, मतलब इंटेस्टाइनल कैनाल में सिक्रीशन हो गया। तो चलो जग जाहिर है कि होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। अब उसके बाद में इंटेस्टाइन में क्या होता है? डीकंजुगेशन होता है। डीकंजुगेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होता है। तो सेकेंडरी बाइल एसिड या साल्ट। अगला स्टेप देखते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड्स आर साल्ट। सेकेंडरी बाइल एसिड आर साल्ट। देखो जो प्राइमरी बाइल एसिड है, जो प्राइमरी बाइल एसिड पीछे जो बनी थी, जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द्वारा रिजल्ट एक्ट की जाती है और उसका डीकंजुगेशन हो जाता है। तो जो प्राइमरी बाइल एसिड है वही जो पीछे लिखे थे ग्लाइकोकोलिक, टोरोकोलिक, और ये कीनो लगा दो तो वाला हो जाएगा। तो प्राइमरी बाइल एसिड जो होगा इस पे बैक्टीरिया क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? डीकंजुगेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो ये बात हो गया। और इसमें और ये बन जाएगी सेकेंडरी बाइल एसिड बन जाएगी, और इसमें रिमूवल हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डीकंजुगेशन होगा, रिमूवल ऑफ अल्फा OH एट 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका रिमूवल हो जाएगा। और कोलिक एसिड जो होगी, जो कोलिक एसिड थी
वो कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सीकोलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डीऑक्सीकोलिक एसिड में। डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसका रिमूवल हो गया 7th पोजीशन पे OH ग्रुप का। तो ये क्या है? सेकेंडरी है, ध्यान देना, सेकेंडरी है। ये क्या है? सेकेंडरी बाइल एसिड है या साल्ट। अब इसमें अगर साल्ट मिल गया, सोडियम पोटेशियम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गया। वहीं पर जो कीनो डीऑक्सी एसिड होती है, जो कीनो डीऑक्सी एसिड होती है, अब कीनो डीऑक्सी साल्ट में लिख दिया हूँ, कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिथोकोलिक एसिड में। लिथोकोलिक एसिड में। ये क्या है? सेकेंडरी है, तो ये ध्यान रखना। क्या है? सेकेंडरी बाइल एसिड है। अगर इसमें मिल गया सोडियम पोटेशियम तो क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गया। अब हम अगला स्टेप चलते हैं कि फंक्शन क्या है। हाँ, अब समरी देख लेते हैं। ना, ये ऐसे बनता है बाइल एसिड और साल्ट। अब हम समरी देख लेते हैं कि आपको ये ऐसे याद ही रखना है, और लिखना होगा तो जैसे लिखवाए हैं वैसे लिख देना। अगला देखो, अब देखो समरी देखते हैं। हमारे पास में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, जो कि कितने कार्बन का है? 27 कार्बन का है भैया। अब 27 कार्बन का है, और इसमें क्या होगा? देखो, अगर 3OH ग्रुप जुड़ रहे हैं तो इधर चलते हैं, 2OH ग्रुप जुड़ता है तो इधर चलते हैं। तो अगर 3OH ग्रुप का जुड़ा तो कोलोस्टेन 3712 ट्राइओल बनेगा। क्या बनेगा? कोलेस्टेन 3712 ट्राइओल बनेगा। वहीं पर ये क्या होगा? कोलेस्टेन 37 डायोल होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? दोनों में रिमूव क्या हो जाएगा? या प्रोपियोनिक एसिड कहो या प्रोपियन कहो और प्रोपेनेट कहो, एक ही बात है। तो इसमें दोनों में रिमूव हो गया प्रोपियोनिक एसिड, और बन जाता है, इसमें बनेगा कोलिक एसिड, और इसमें बनेगा कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। और दोनों में कितना कार्बन है? 24 कार्बन है। कितना कार्बन है? 24 कार्बन है। उसके बाद में कोलिक एसिड जो होगा वो कोलाइल कोएंजाइम ए बने चेंज होगा, कोलाइल कोएंजाइम ए में। ऐसे ही ये तुम्हारा चेंज होगा कीनो डीऑक्सी कोलाइल कोएंजाइम ए में, यानी कि कोएंजाइम ए आके इसमें जुड़ रहा होगा तो इसमें ऐड होता है HS कोएंजाइम ए। ऐसे इधर भी ऐड होगा ये HS कोएंजाइम ए। और उसके बाद में क्या होगा? कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन किसका होगा? इधर ग्लाइसिन का कंजुगेशन होगा, कोएंजाइम ए निकल जाएगा। और इधर कंजुगेशन होगा किसका? टॉरिन का कंजुगेशन हुआ, कोएंजाइम ए निकल गया, तो बन जाता है ग्लाइकोकोलिक एसिड जो कि मेजर है। इधर बन जाएगा टोरो कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे आप स्टेप में याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले स्टेप में। अब हम देखेंगे बाइल साल्ट का फंक्शन। बाइल साल्ट तो बाइल साल्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो बाइल साल्ट होता है भैया, लिपिड का डाइजेशन फैसिलिटेट करता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? फैसिलिटेट लिपिड डाइजेशन। तो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल साल्ट। दूसरा फंक्शन क्या होगा? ये मिसल्स बनवाता है, जिसको ये लिपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगला क्या होगा? ये एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल की बात करें
तो होगा फर्नेसॉइड और प्रेग्नेन, फर्नेसॉइड एंड प्रेग्नेन एक्स रिसेप्टर। तो फर्नेसॉइड एंड प्रेग्नेन एक्स रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। कौन? बाइल साल्ट के बारे में बात हो रही थी। और ये एंड विटामिन डी3 रिसेप्टर को भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और साथ में जी प्रोटीन ये एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर TGR5 को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर TGR5 को एक्टिवेट कर देता है और ये एक्टिवेट करता है सेल सिग्नलिंग पाथवे को भी क्या कर देता है? एक्टिवेट। पाथवे को क्या कर देता है? एक्टिवेट। तो सेल सिग्नलिंग पाथवे को भी क्या कर देता है? एक्टिवेट। और ये आगे इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि हम ऐसी दवाई बना सकते हैं जो इस पाथवे को भी ब्लॉक कर दें और इसको बाइल साल्ट को ब्लॉक कर दे, इस पाथवे को ब्लॉक कर दे और हम कुछ चीज़ों से निजात पा जाएं। तो आगे देखेंगे। तो सेल सिग्नलिंग पाथवे जैसे कि क्या होगा? सी जून एन टर्मिनल काइनेज। अभी आप लोग बस नाम सुन लीजिए यहाँ पर। एन टर्मिनल काइनेज हाफ AKT एंड ERK हाफ। इसको क्या करता है? इसके पाथवे को स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये कहाँ पर होता है? सेल सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेट कहाँ पर होता है? इन लिवर एंड GIT, लिवर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जिसके कारण ये अल्टर कर सकता है पाथवे, जिसके कारण ये जो करता है, इसके कारण क्या कर सकता है? अल्टर पाथवे ऑफ ग्लूकोज का पाथवे अल्टर कर सकता है, फैटी एसिड का पाथवे अल्टर कर सकता है और ये लाइपोप्रोटीन का पाथवे अल्टर कर सकता है, यानी कि लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस को ये अल्टर कर सकता है। और क्या कर सकता है? मेटाबॉलिज्म ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर सकता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका? बाइल साल्ट का। ध्यान रखना ये जो सिग्नलिंग पाथवे को पे जो ये काम करता है, ये प्रोमिसिंग ड्रग डेवलपमेंट में भी काम आएगा। जैसे कि ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज़ 2 मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए और हाइपरलिपिडीमिया या एथेरोस्क्लेरोसिस के ड्रग डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ें आगे आप हाई लेवल पढ़ेंगे। तो चलो, ये बाइल साल्ट का हो गया फंक्शन। हम देखते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। ऑफ बाइल एसिड। तो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। देखो, जो टोटल बाइल साल्ट है, क्योंकि इंटेस्टाइन में पहुंचा, टोटल बाइल साल्ट इन इंटेस्टाइन में कितना होता है? वो होता है 15 से 30 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये चीज़ हो गया। टोटल बाइल साल्ट इन इंटेस्टाइन कितना होता है? अरे ये क्या लिख दिया यार? 15 से 30 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन उसका लगभग 300 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाता है? लीवर में, और फिर से वो बाइल का कंपोनेंट बना देता है। तो इसे कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। और फिर से बाइल कहाँ बनाएगा? इंटेस्टाइन में आएगा और फिर वही चीज़ होगा। इसे कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब ध्यान देना,
एक चीज़ें आप सेकेंड ईयर में भी काम आएगा जब आप एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग पढ़ेंगे हमको। तो देखो जो बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन बाबा, बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन एक होता है, जैसे कि बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन या कहो रेजिन, ये जैसे कि कोलेस्टाइरामाइन इस नाम की ड्रग भी आती है। तो बाबा बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन, बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन यानी कि बाइल एसिड को बाइंड करने वाला जो एंटीजन है उसको, जैसे कि कोलेस्टेरामाइन, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड इनहिबिट कर देता है, क्या कर देता है, इनहिबिट करता है कोलेस्टेरामाइन, जिसके कारण बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो अधिकतम फीसेस से निकल जाता है। और आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है, तो जितना ज़्यादा फीसेस से भैया बाहर निकलेगा बाइल एसिड, हमको फायदा होगा कि कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलना है, तो ये अच्छा चीज़ है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा इस कंडीशन में। क्यों डिक्रीज हो रहा है, आप लोग पहले जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, बाइल एसिड, और जब बाइल एसिड रिएब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी, मेजरली क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी फीसेस के रूप में। ठीक है, फीसेस के रूप में अगर एक्सक्रीट हो गई तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे लिए फायदेमंद चीज़ें हैं। सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे जब एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग पढ़ेंगे तो ये बात हो गई। अब हम बाइल के बारे में बात करते हैं। बाइल जो होता है लगभग कितना सीक्रेट होता है, 500 ml क्या होता है, सीक्रेटेड होता है। तो बाइल की बात करते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। अब भैया बाइल क्या है, इसमें एसिड भी है, साल्ट भी है, बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, कई चीज़ें हैं इसमें। लेकिन और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब चीज़ें भी इसमें बाइल में होती हैं, तो कंस्टिट्यूट बनाती हैं। और अभी हम बाइल एसिड और बाइल साल्ट का प्रिपरेशन देख चुके हैं। अब जो बाइल होती है चीफ सिक्रीशन होता है, चीफ सिक्रीशन ऑफ लिवर होता है, और लिवर आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, चीफ सिक्रीशन ऑफ लिवर क्या होता है, बाइल, और ये कितना होता है, डेली वॉल्यूम जो होता है इस लीटर वो कितना होता है, 500 ml, लगभग आधा लीटर, 500 ml डेली क्या होती है, सिक्रीशन होता है। और ये स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, रिलीज व्हेन नीडेड, जब नीड होगा तो इसका रिलीज होता है। और पीएच की बात करें, अगर पीएच की बात करें तो हिपेटिक डक्ट में पीएच होता है 7.8, गॉल ब्लैडर में पीएच होता है 7.4, तो ये एल्कलाइन पीएच का होता है। और ये हेल्प करता है एसिडिटी को रिड्यूस करने में, किसकी, इंटेस्टाइन के, जो इंटेस्टाइन जूस होगा उसकी एसिडिटी को कम करता है। तो ये बात हो गया। अब ये चीज़ आके तो लिखेंगे। अब सिक्रीशन कैसे होता है बाइल जूस का, उसके बारे में बात करते हैं। सिक्रीशन ऑफ बाइल कैसे होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कोलेरेटिक्स, और एक होते हैं कोलेगॉग्स, एक होता है कोलेरेटिक्स और एक होता है कोलागॉग्स। कोलेरेटिक्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लो, बाइल साल्ट हो गया, बाइल साल्ट इटसेल्फ क्या है, कोलेरेटिक्स है। सेक्रेटिन हो गया, बाइल साल्ट सेक्रेटिन। और क्या होगा, बेगल स्टिमुलेशन भी मिल गया तो वो कोलेरेटिक्स की तरह काम करेगा। वहीं पर कोलागॉग्स क्या होंगे, CCK, कोलेसिस्टोकाइनेंस। अब जो कोलेरेटिक्स होते हैं ये कहाँ काम करते हैं, लिवर पे, ये काम करेंगे लिवर में, ये स्टिमुलेट करेंगे लिवर फॉर सिक्रीशन। ठीक है, वहीं पर कोलेसिस्टोकाइनेन ये स्टिमुलेट करेंगे गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर क्या करवाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन टू रिलीज बाइल, तो कहाँ पर रिलीज होगा, इंटेस्टाइन में। तो ये बात हो गई। और जो ये CCK है क्या है, मोस्ट पावरफुल
कोलेजन है, तो ये पे आप लिख दिया मोस्ट पावरफुल, MP है ये, ठीक है, मोस्ट पावरफुल है कोलेजन CC के। तो इसके बारे में बात हो गया। अब जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो फ्री फैटी एसिड, ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, फ्री फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है ड्यूडेनम में, फ्री फैटी एसिड और अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट है ड्यूडेनम में, तो क्या हो जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट हो जाता है और गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाता है बाइल का। तो ये बात हुई। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर के बारे में बात करते हैं। हाय गर्मी है, गर्मी है तो क्या करें, करना तो है। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल। अरे यार क्या गर्मोची कर रहा हूँ। फंक्शन ऑफ बाइल के बारे में बात करते हैं। तो एल्कलाइन पीएच जो होता है ये न्यूट्रलाइज करता है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक पीएच ये न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि इसका एल्कलाइन पीएच होता है। दूसरा बात क्या है कि बाइल साइड जो होता है वो सरफेक्टेंट एंड डिटर्जेंट की तरह काम करता है, सरफेक्टेंट एंड डिटर्जेंट। इसका किसका काम होता है, बाइल साल्ट का। तो बाइल साल्ट जो होता है वो सरफेक्टेंट और डिटर्जेंट की तरह काम करता है। अगला फंक्शन क्या होगा, देखो ओनली रूट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन को फीसेस द्वारा बाहर निकालने का एक यही रूट है बाइल, ठीक है। तो ओनली रूट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन का केवल एक ही चीज है। और बिलिरुबिन कहाँ से बनता है, हीम कैटाबॉलिज्म से बनता है। ये सब चीज़ें आप आगे हीम मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे। देखो और एक्सक्रीट करवाता है, ये कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन में हेल्प करवाता है, कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन करवाता है। वो तो आप देख ही चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल इसलिए कम हो जाता है क्योंकि कोलेस्टेरामाइन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है किसको, बाबा पेट हो जाता है और इनहिबिट कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइल एसिड। तो ये बात हो गया। और ये मीडियम फॉर डिटॉक्सिफाइड ड्रग एक्सक्रीशन। तो जो डिटॉक्सिफाइड ड्रग होंगे लीवर में उसको मीडियम प्रोवाइड करवाएगा फॉर एक्सक्रीशन। तो ये कुछ फंक्शन हो गया बाइल का। अब हम देखते हैं स्टोन कैसे बन जाती है आखिर बाइल से। तो सलुबिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। तो जनरली क्या होता है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिपोजिट हो जाएगा एज स्टोन। तो क्या हो जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। तो जो बाइल साल्ट एंड फास्फोलिपिड होता है, बाइल साल्ट एंड फास्फोलिपिड, PL फास्फोलिपिड, बाइल साल्ट एंड फास्फोलिपिड लिख देते हैं पूरा। फास्फोलिपिड जो है, बाइल साल्ट एंड फास्फोलिपिड्स, ये प्ले करते हैं, मेजर रोल टू कीप कोलेस्ट्रॉल इन सोल्यूशन। कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूशन में रखने पर बाइल साल्ट और फास्फोलिपिड मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो डिपॉजिट हो जाएगा और स्टोन बन जाएगा, गॉल स्टोन। तो ये बात हुआ। अब लेकिन मान लो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे।
कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड, जिसे कहेंगे स्टोन। तो ये बात हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़वाते रहिए भाई, करवा दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। 40 मिनट का